आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज की। दो बॉडीज के बीच में अगर कॉलिजन होता है तो उसकी सिचुएशन क्या होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी, उसके थ्योरी बता के एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकली नॉर्मली अपन ले लेते हैं, है ना। तो आ जाओ, देखो कंडीशन ऑफ कॉलिजन। तो देखो थोड़ा सा इसमें प्रोजेक्टाइल का भी मैं यूज करूंगा। प्रोजेक्टाइल में इसलिए मैंने रिलेटिव को बाद में लिया था क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं, इसलिए, है ना। वरना फिर प्रोजेक्टाइल में बिल्कुल नहीं आता तो पॉइंट छोड़ना पड़ जाता मुझे। चलो देखो, थोड़ा सा समझना, ढंग से दिमाग लगाना, है ना। कंडीशन ऑफ कॉलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या बॉडी। मान लो एक बॉडी इधर चल रही थी विथ वेलोसिटी वी ए, है ना, ए, और दूसरी वेलोसिटी ये थी, दूसरा पार्टिकल ये था जो इधर चल रहा है विथ वेलोसिटी वी बी, बी था। अब ये दोनों कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी कंडीशन क्या होती थी। तो बेटा हमें याद है, थोड़ा सा अगर आप याद करो, पुराना रिकॉल करो, तो मैंने एक कंडीशन बताई थी कि वर्टिकल मोशन में जब हम दो पार्टिकल की बात करते हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वर्टिकल मोशन में जब हम दो पार्टिकल्स की बात करते हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और इस पार्टिकल को अगर आप ऐसे सोचते, देखो मैंने बोला यार ये तो रेस्ट पे है ना, रिलेटिव यूज करते हैं, यार ये तो रेस्ट पे। अब अगर ये रेस्ट पे है और मैं कह रहा हूं कि ए को बी से टकराना है, कोलाइड करना है, तो ए को इधर चलना पड़ेगा, रिलेटिवली, है ना। ए की रिलेटिव वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, भूल जाओ एक्सेलरेशन को भूल जाओ, जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो सिंपल सी कहानी समझो कि यार अगर मैंने बोला कि यार ये दोनों पार्टिकल कभी टकरा रहे होंगे, तो अगर एब्सोल्यूट में टकरा रहे हैं तो रिलेटिव में भी टकराने चाहिए, है ना। रिलेटिव कोई कंडीशन थोड़ी बदल देता है कि एक बार टकरा रहा है दूसरी बार नहीं टकरा रहा, रहना तो सब कुछ सेम है। तो मैंने बोला यार ये तो रेस्ट पे, अगर ये रेस्ट पे है तो ए को इससे टकराना है तो इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर ए को इससे टकराना है तो इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल उसी लाइन के अंदर जाना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कंडीशन ऑफ कॉलिजन क्या हो गया, कंडीशन ऑफ कॉलिजन हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए की जो डायरेक्शन होगी वही होगी जो ए और बी को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन होगी। ए और बी की रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो वही होनी चाहिए जो ए और बी को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन होगी। अगर दोनों सेम होगा तो हम बोलेंगे कि दोनों कोलाइड कर रहे होंगे, नहीं होगा तो कोलाइड नहीं करेगा। इसको और क्या लिख सकता हूं, इसको ये भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ वी ए बी को, है ना, वी ए बी का वेक्टर डिवाइडेड बाय वी ए बी का मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि एलएन के अंदर एक न्यूमेरिकल दे रखा है इसके ऊपर ऐसा का ऐसा, तो अलग अलग फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं, बस ये भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, वी ए माइनस वी बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू आर ए माइनस आर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी। ये कहानी बननी चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कॉलिजन क्या है कि कंडीशन ऑफ कॉलिजन तो समझने के लिए, इसको रेस्ट पे माना तो भैया बी एक को इससे कोलाइड करना है तो इधर चलना पड़ेगा तभी तो कोलाइड करेगा, अदरवाइज कोलाइड करना पॉसिबल नहीं है ना। तो वी ए बी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आर ए बी की होगी तो ही कॉलिजन होगा, अदरवाइज कॉलिजन पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज कॉलिजन बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो दोनों के डायरेक्शन को हमने सेम करा, डायरेक्शन सेम करके हमें दो तीन फॉर्मूले मिल गए। तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन ऑफ कॉलिजन है, क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ कॉलिजन हो जाएगा। चलो आओ इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटे छोटे से। चलो आओ क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल ए, ठीक है, क्वेश्चन लिखो बेटा फटाफट से। अ पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी a particle A is projected with an initial velocity
of 60 meter per second, 60 meter per second at an angle 30 degree to the horizontal, at an angle to 30 degree to the horizontal, at the same time a second particle B is projected, at the same time a second particle B is projected in opposite direction, with initial speed of 50 meter per second, with initial speed 50 meter per second from a point a distance 100 meter from a point a distance of 100 meter from A. If the particle collide in air, find, first point लिखो बेटा, the angle of projection of particle B, यानी अल्फा निकालना है, the angle of projection of particle B, second, time when the collision take place, third, the distance of P from point A where collision occur, the distance of point P from A where collision occur, जहां collision हो रहा है वो point बताना है. चलो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट लो. फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? हमने पार्टिकल का प्रोजेक्शन करा, यहां कहीं कोलाइड कर रहा होगा पॉइंट पी के ऊपर, है ना, कहीं पे मान लेते हैं. सबसे पहला काम वेलोसिटी के कंपोनेंट करो. हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना आ गया? 60 cos 30. इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 60 sin 30. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 50 cos अल्फा. और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 50 sin अल्फा. अब हमने सीखा था अगर दो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उनकी जॉइनिंग लाइन के डायरेक्शन में होगी. तो हमने देखा कि इनकी जॉइनिंग लाइन एक्स के अंदर है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी कौन से डायरेक्शन में होगी? केवल एक्स में होगी. जॉइनिंग लाइन कौन से डायरेक्शन में? एक्स में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी किस में होनी चाहिए? एक्स में होनी चाहिए. तो वर्टिकल की रिलेटिव क्या होगी? जीरो होगी. और वर्टिकल की रिलेटिव जीरो होने का मतलब ये दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है. सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती थी? सब्ट्रैक्ट होती थी. सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो करने के लिए दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. सिंपल सी बात. भाई हम क्या कह रहे हैं कि इसकी जॉइनिंग लाइन कैसी है? एक्स में है. जॉइनिंग लाइन एक्स में है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी एक्स में होनी चाहिए. तो y की रिलेटिव क्या होगी? जीरो होगी. जीरो कब होगी? जब दोनों बराबर होंगे. तो कर दो इक्वल. क्या होगा? 60 sin 30 इक्वल हो जाएगा 50 sin अल्फा के. ये कैंसिल हुआ तो sin अल्फा कितना हो जाएगा? sin 30 1/2 यानी 3/5. 3/5 यानी अल्फा कितना आ गया? 37 डिग्री आ गया. ठीक, पहला पॉइंट हो गया. दूसरा टाइम ऑफ कॉलिजन पूछ रहा है. दूसरा पूछ रहा है टाइम ऑफ कॉलिजन. तो एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. मैं सिर्फ एक्स हॉरिजॉन्टल में बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना. दोनों अपोजिट में तो ऐड हो जाएगा. तो ऐड होके कितना हो गया?
60 cos 30 कितना होगा √3/2 प्लस 15 साइन cos अल्फा यानी cos 37 कितना होगा 4/5 होगा। तो ये 10 कितना हो गया 40 30 ये हो जाएगा 30√3 प्लस 40। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, हमें 100 मीटर चलना था और स्पीड कितनी आ गई 30√3 प्लस 40। कैलकुलेट कर लेना जो भी आ रहा हो जाएगा सिंपल सा, एक्स डायरेक्शन में, कोई एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं करनी। फिर लास्ट पॉइंट क्या पूछा था इसने, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, इसका अराउंड आंसर बेटा 1.09 आ रहा है ना, 1.1 सेकंड के अप्रॉक्स आ रहा है। मैं थोड़ा सा भी डाटा यूज कर रहा हूं है ना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए वेयर कॉलिजन टेक प्लेस, मतलब ये पॉइंट पी कहां होगा, ए से जब कॉलिजन होगा। तो देखो बड़ा आसान सा तरीका, क्या हम y निकाल सकते हैं, क्या हम ये डिस्टेंस जिसे अपन नाम देते हैं x निकाल सकते हैं। अब हम सिर्फ a वाले की बात कर रहे हैं, अब रिलेटिव में खत्म करते हैं, अब सिर्फ a वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं। x कितना होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो गया 6 cos 30 यानी √3/2 और टाइम कितना मिला था चलने के लिए 1.1 सेकेंड। तो कितना होगा 30 और 30 इंटू 11 33√3, ये आ गया x। y वर्टिकल में निकालना था तो y इज इक्वल टू यूटी प्लस एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वर्टिकल में u कितना 60 sin 30 यानी 30 इंटू 1.1 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 1.1 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो बेटा कितना आ गया ये 1.1 से मल्टीप्लाई करके तो 33 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 5 1.1 यानी 1.21 है ना, 1.21 और इंटू 5 इंटू 1.21 अप्रोक्सीमेटली ये बन रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 6.2 के अप्रोक्स बनेगा। तो यहां से y की वैल्यू अराउंड कितना आ जाएगा 27। अब हमें डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस क्या होगा √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो पहले तो हमने जो कंडीशन सीखी थी कॉलिजन की उसका यूज करा दोनों केस में, और उसके बाद सिंपल सा कि भैया हमें a से डिस्टेंस बतानी है यानी ये डिस्टेंस बतानी है, तो हमने y निकाला x निकाला, सिर्फ a को कैलकुलेट करके, भाई टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटीज पता है, एंगल पता है, तो आप निकाल सकते हैं उसका पोजीशन कहां पर होगा, वो निकाला और कैलकुलेट कर लो उसको, ठीक है। तो इसकी हेल्प से इस तरह से क्वेश्चन करना था। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसका, एक क्वेश्चन और इसका ले लेते हैं जिसके अंदर सेम कुछ इस तरह से ही करना होगा। क्वेश्चन लिखो, two projectiles are projected simultaneously two projectiles are projected simultaneously from a point on the ground O, from a point on the ground O and an elevated position A, and an elevated position A shown in figure डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में आपको, है ना। आगे लिखो, इफ द कॉलिजन occur at the point of return, if the collision occur at the point of return of two projectile on the ground, then find the height of A above the ground, find the height of A above the ground
and the angle with which the projectile O is fired from the ground, ठीक है। लो आ जाओ, देखो कंडीशन क्या है, मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले, डायग्राम में डाटा भी दे रखा है, चलो आ जाओ। डायग्राम क्या दे रखा था, एक टावर था, एक पार्टिकल को हमने इधर प्रोजेक्ट करा, दूसरे पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा, ये पॉइंट ए है ना, और ये पॉइंट ओ, इसको प्रोजेक्शन दिया 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल थीटा, और इसका प्रोजेक्शन है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें हाइट निकाल के देनी है कि हाइट कितनी थी, चलो आ जाओ, हो जाएगा। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन कह रहा है ग्राउंड पे कोलाइड कर रहे हैं, तो यानी ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, ये कुछ ऐसा चल रहा होगा, ठीक है, वहां कोलाइड कर रहे होंगे। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा, 10 cos थीटा, वर्टिकल हो जाएगा 10 sin थीटा, उसकी हॉरिजॉन्टल में ही। अब फिर से देखो, कॉलिजन कर रहे हैं, तो इनकी जॉइनिंग लाइन शुरू में कैसी थी, वर्टिकल, इनकी जॉइनिंग लाइन शुरू में कैसी थी, वर्टिकल थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी कैसी होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल होगी तो हॉरिजॉन्टल की रिलेटिव क्या होगी, जीरो होगी, हॉरिजॉन्टल की रिलेटिव जीरो होगी तो हॉरिजॉन्टल के वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी इसका 5 है तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 5 के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, 10 cos थीटा इक्वल्स टू 5, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्शन होगा, पहला पॉइंट आ गया। अब वो हाइट जानना चाहता था, तो एक बार बताओ, दोनों एक साथ फेंके हैं, जितना टाइम इसको मिलेगा उतना ही टाइम इसको मिलेगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, क्या था, 2u sin थीटा बाय जी, तो 2u की वैल्यू कितनी थी, 10, sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, टाइम कितना आ गया, √3 है ना, मीटर पर सेकंड में है तो सेकंड, ठीक है। इस वाले के लिए टाइम का फॉर्मूला लगाओ, तो t इक्वल्स टू क्या होता है, √2h/g, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, 0 है, तो t की वैल्यू रखो √3 इक्वल्स टू √2h/g, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो h, 2h/g की वैल्यू 10, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो h कितना आ गया, 15 मीटर उसकी हाइट थी। ये तो आराम से क्वेश्चन हो गया, पुराने कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है और कुछ नया नहीं है, पुराने जितने भी आपने कंसेप्ट सीखे हैं उन सबको कंबाइन करके ढंग से लगाना है, सारे क्वेश्चन बनते रहेंगे, ठीक है। चलो कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं जिन्हें अपन ले लेते हैं एक बार, बाकी रिलेटिव आपका खत्म है, ठीक है ना, रिलेटिव में इतना ही पोर्शन अपने को करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, है ना, नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन जो और जो बन जाते हैं 3-4 वो ले लेते हैं। देखो पहला, an aeroplane which fly at a speed vp, an aeroplane which fly at a speed vp track a horizontal square of side L as seen from the ground, given that wind exists in direction parallel to one side of a square,
parallel to one side of a square at a speed vw, parallel to one side of a square at a speed vw, find the time taken by the plane, find the time taken by the plane to complete, find the time taken by the plane to complete one round of the square, to complete one round of the square. चलो आ जाओ, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं क्या है, फिर उसके बाद लेते हैं। हम जब ग्राउंड से देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है वो एक स्क्वायर बना रहा है ना, तो हमें ऐसा दिख रहा है जो हेलीकॉप्टर है या प्लेन है कुछ भी, वो एक स्क्वायर जनरेट कर रहा है। विंड की वेलोसिटी मान लेते इधर है VW, और स्क्वायर की साइड कितनी तरह की L है। अब टाइम पूछ रहा है कि इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ABCD अपन पॉइंट्स लेते हैं। तो जब A से B जा रहे हैं तो 1 बाय 1 में टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान देना। A से B जा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन भी इधर है और वो भी इधर, दोनों ऐड हो जाएंगे। भाई प्लेन इधर जा रहा है, हवा भी इधर चल रही है, तो हवा उसको और स्पीड से लेके जाने की कोशिश करेगी। तो टाइम A टू B कितना हो गया, टाइम A टू B होगा L अपॉन VP प्लस VW, सही है। चलो जब मैं यहां आऊंगा तो सोचो एक बार, अगर प्लेन इधर चला और विंड इधर चल रही है तो वो इधर चला जाएगा। अगर इसको इधर आना है तो प्लेन को अंदर चलना पड़ेगा, है ना, ताकि इनका रिजल्टेंट नलिफाई हो जाए। तो यानी हम क्या कहेंगे कि प्लेन तो चलेगा इधर और वो चलेगा इधर, ये हो गया VP और ये हो गया VW, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बन जाना चाहिए, तभी तो वो इधर चलेगा। अगर वो इधर चलता तो विंड इधर, उसको उस एंगल पे लेके चली जाती। अब ये वैल्यू कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से हम देख रहे हैं ये वैल्यू बन रहा है VP का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर। तो टाइम फ्रॉम B टू C कितना हो जाएगा, L अपॉन रूट VP का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर। सही है, क्यों करा, ध्यान से समझना। हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन की लेंगे, ये मत लेना VP। यहां आते हैं, यहां VW तो इधर है और VP इधर है, दोनों अपोजिट हैं तो माइनस हो जाएंगे, सिंपल सा। तो टाइम C टू D कितना हो जाएगा, L अपॉन VP माइनस VW। यहां अगर इधर करा तो अंदर चला जाएगा, तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। ये VP और ये VW, दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, जो कितना होगा, रूट ऑफ VP का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा दी। तो टाइम फ्रॉम D टू A L अपॉन रूट ऑफ VP का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो टोटल टाइम के लिए क्या करो, चारों को ऐड कर दो। तो टोटल टाइम क्या कर देंगे बेटा, टाइम A टू B प्लस टाइम B टू C प्लस टाइम C टू D प्लस टाइम D टू A। A टू B का टाइम कितना था, L अपॉन VP प्लस VW, है ना। B टू C और D टू A का टाइम सेम है तो मैं डबल कर रहा हूं, L अपॉन 2L अपॉन रूट ऑफ VP का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर प्लस L अपॉन VP माइनस VW, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, एक आधी प्रॉब्लम जो विंड को और इसको साथ में लेते हुए था, वो प्रॉब्लम एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, तो मैं जब एनसीईआरटी सॉल्व करवाएंगे अपन तब अपन उस पर डिस्कस करेंगे, वो अभी मैं नहीं ले रहा, है ना, वो एनसीईआरटी के अंदर ही अपन देख लेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें बन सकता है तो अपना ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, उसी टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव मोशन का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ठीक है ना, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो अपने ले लिए थे। अब रिलेटिव को ढंग से सॉल्व करो, शीट के अंदर प्रैक्टिस शीट्स जो भी आ रही है उनको सॉल्व करो,
और इसके बाद आप एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आप सॉल्व करके रखो। उसके डाउट्स के लिए आपको मैसेज आ जाएगा, तब आप डाउट सेंड कर देना, उसका अपन एक डाउट वीडियो बनाकर आपको भेज, ठीक है बेटा।